हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराटा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे श्वसन संबंधी प्रमुख रोग एवं उपचार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रोग दिया गया है, लक्षण और उसके उपचार। तो उपचार को नहीं देखेंगे हम लोग, रोग और लक्षण में बात करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं श्वसनी शोध, जिसे ब्रोंकिटिस बोला जाता है। श्वसनी ब्रोंकियल में सूजन, बलगम के साथ खांसी आना इसके लक्षण हैं। श्वसनी दमा, ब्रोंकियल अस्थमा जिसे बोला जाता है, इसके अंतर्गत इस रोग के होने से जो लक्षण पता चलते हैं वो है खांसी व तीव्र श्वसन की समस्या होती है। श्लेष्मा का अधिक स्राव होता है। आगे देखते हैं सिलिकोसिस अथवा एस्बेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस अथवा एस्बेस्टोसिस के रोग के होने की क्या लक्षण है? तो फेफड़ों के ऊपर रेशेदार संयोजी ऊतकों की वृद्धि होने लगती है और दमा से श्वास में समस्या और खांसी, एलर्जी रहती है। और जुकाम, कोल्ड जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, इसमें श्लेष्मा का अधिक स्राव होता है और गले में सूजन एवं छींक आना, ये सब इसके लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा में जुकाम, बुखार और सिर दर्द इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं। निमोनिया, बाइकोस्टों में गंभीर संक्रमण व सूजन। तो बाइकोस्टों में सूजन, इनमें तरल व मृत सफेद रुधिराणुओं का भरना इसका लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में वायु विनिमय नहीं हो पाता है, अतः वायु श्वसन में परेशानी होती है। आते हैं कंकाल तंत्र। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न, तो कंकाल तंत्र जो है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो अस्थियां ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक हैं। तो देखेंगे पहले लाइन से ही क्वेश्चन बनता है। जो अस्थियां होती हैं वह किस प्रकार की ऊतक होती हैं? तो यहाँ पे देखेंगे संयोजी ऊतक होती हैं, जिनका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। यह वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं और जबकि शैशव काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी कि जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है तो उसमें 300 अस्थियां पाई जाती हैं और जब वयस्क हो जाता है तो उसमें वो हड्डियां जुड़ करके 206 हड्डियां बन जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो सबसे छोटी देखते हैं स्टेपीज व फीमर, अल्ना व रेडियस अल्ना, मेरुरज्ज व स्टेपीज, मेरुरज्ज व स्टोपीज। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टेपीज व फीमर। सबसे छोटी जो हड्डी होगी स्टेपीज और सबसे बड़ी अस्थि होगी फीमर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कानों में पाई जाती है, तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। तो यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल में विभाजित होता है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थि में विभाजित किया जाता है। उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। तो उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हाथों एवं पैरों की अस्थियां, बोन्स ऑफ लिम्स तथा मेखलाएं, गर्डलेस शामिल की जाती हैं। नाखून, बाल तथा रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखेंगे नाखून, बाल तथा रोम ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नाखून, बाल एवं बाह्य चर्म एपिडर्मिस अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। या चौथा, स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही कथन होगा। इसमें जो असत्य कथन पूछा है तो स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यह कथन आपका गलत है। तो मतलब इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यही कथन असत्य है। तो जो स्नायु होता है, स्नायु लिगामेंट एवं कंडरा ये दोनों संयोजी ऊतक होते हैं। स्नायु दो अस्थियों अथवा उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है, जबकि कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता है, जिनके नाम एवं मानव शरीर में सामान्य मात्रा निम्नवत है। तो ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2% और कैल्शियम 1.5% तथा फास्फोरस 1.2%। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, मेरुदंड में कितनी होती हैं, पसलियों में कितनी होती हैं और उरोस्थि में कितनी होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, 29। मेरुदंड में, स्पाइनल कोड में कितनी हड्डियां? तो स्पाइनल कोड में 33 हड्डियां पाई जाती हैं और पसलियों में
पसलियों में देखेंगे तो पसलियों में रिब्स में 24 हड्डियां पाई जाती हैं, और उरोस्थी देखेंगे तो इसमें एक अस्थि पाई जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3 इसमें, तो यहाँ है सी में देख सकते हैं ए का 3, बी का 4, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखते हैं, प्रश्नगत अंगों में अस्थियों की संख्या निम्नवत है। मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां, मेरुदंड में 33 अस्थियां, पसलियों में 24 अस्थियां और उरोस्थी में एक अस्थि पाई जाती है। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन देखते हैं। अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पूर्ण, अपूर्ण तथा अचल संधि। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। मनुष्यों की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है। तो इसमें जो असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर सी असत्य होगा। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तो देख सकते हैं शरीर के वे स्थान जो दो अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशीलता प्रदान करती हैं, अस्थि संधि कहलाती हैं। गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। मनुष्यों के घुटनों में कंदुक खल्लिका, बाल एंड सॉकेट नामक पूर्ण संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां मुख्यतः कपाल की अस्थियों एवं कशेरुकाओं के मध्य पाई जाती हैं। फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाए जाते हैं? तो वक्षीय पिंजर में पाए जाते हैं फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पे देखते हैं मनुष्य में 12 जोड़ी कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वक्ष के सामने उरोस्थी से और पीछे मेरुदंड की कशेरुका से जुड़ी होती हैं, परंतु 8वें, 9वें तथा 10वें जोड़े की पसलियां उरोस्थी से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौण पसलियां सेकेंडरी कहा जाता है। 11वें तथा 12वें जोड़े की पसलियां केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती हैं और इनका अग्र सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं उरोस्थी, वृष्ट, जत्रुक, जानु फलक, स्कंद फलक। तो आइए यहाँ पे स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ पे है? तो यहाँ पे ए का चौथा हो जाएगा स्टर्नम, और जत्रुक कालरबोन, कालरबोन क्लेविल, क्लेविल इसका दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, और जानु फलक नी कैप जो होता है वो पैटेला, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और स्कंद फलक का स्कैपुला डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन बनेगा तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, जहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं अगर 4 1 2 3 है तो सही है। 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं उरोस्थी, स्टर्नम, उरोस्थी नहीं, यहाँ पे इसका सही आंसर उरोस्थी नहीं, यहाँ पे जत्रुक होना चाहिए। यहाँ पे जत्रुक कॉलर बोन, ये इसका सही आंसर होगा। क्लेविकल, जानु फलक पैटेला, स्कंद फलक स्कैपुला। नेक्स्ट, मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। तो उसमें देखते हैं जो सही सुमेल नहीं है: गठिया, जोड़ों में सूजन आना, सूखा रोग, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी आना, ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर हो जाना, और चौथा है टिटैनी। तो टिटैनी में उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेल नहीं है? तो टिटेनी के कारण जो उपस्थिति के फटने के कारण चलने में दर्द होना है, यह सही सुमेलित नहीं है। तो टिटेनी नामक रोग जो होता है वो शारीरिक ताकत तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता से होता है। इसमें पेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्यों में देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 20 दांत 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्यों में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत कुल 32 होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है: कृंतक, प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार एवं चपटे दांत; रत्नक, जिसे कैनाइन बोलते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत; अग्र चवर्णक, जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2 चौड़े दांत; चवर्णक मोलर्स, प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक चौड़े दांत को बुद्धि दांत भी कहते हैं। पादपों की आकारिकी, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। तो पादप के कायिक अंगों में कौन शामिल नहीं है? तो बीज शामिल नहीं है। पादप के अंगों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: कायिक अंग वेजिटेटिव ऑर्गन्स, इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्तियां शामिल की जाती हैं।
प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके अंतर्गत बीज, फल तथा पुष्प शामिल किए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं। तो अनावृत बीजी इसमें सही होगा। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते हैं। इनके जननांग प्रायः एक लिंगी होते हैं और इनका परागण पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि अनावृत बीजी पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। तो इसमें देख सकते हैं इनमें पुष्प पाए जाते हैं। इनके बीज फलों के भीतर अंदर बंद होते हैं। इनको एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री नामक दो वर्गों में बांटा गया है। इनका संवहन तंत्र अल्प अल्प विकसित होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो डी कथन जो है यह असत्य होगा। तो आवृतबीजी पादपों में एंजियोस्पर्म में बीज फलों के भीतर ही विकसित होते हैं। इन पादपों पर पुष्प आते हैं, इसलिए इन्हें समपुष्पीय पादप भी कहते हैं। इनके बीजों में एक अथवा दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन्हें एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री नामक दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आवृत बीजी पादपों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र जो जाइलम एवं फ्लोएम होता है पाया जाता है। आवृतबीजी पादप मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिनसे अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि प्राप्त किए जाते हैं। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है। तो पादप जड़ों के संबंध में देखते हैं जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती हैं। पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ें विकास के, तो इसका सही आंसर हमने नहीं देखा, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होते हैं। पादप जड़ों के संबंध में जो असत्य कथन है, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में नहीं, प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में विकसित होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो जड़ें प्रकाश के विपरीत तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं। इनका अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें तथा द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ऐसे जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं कहलाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें पौधे को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़तंत्र कहा जाता है? तो अपस्थानिक जड़तंत्र को रेशेदार जड़तंत्र कहा जाता है। तो अपस्थानिक जड़तंत्र को ही रेशेदार जड़तंत्र, फाइब्रोस रूट सिस्टम कहा जाता है, जो एक बीजपत्री पादपों तथा फर्न में पाया जाता है। इस जड़तंत्र में सामान्यतः तने से ही शाखित जड़ें विकसित होती हैं। ये जड़ें भूमि की सतह के समीप ही वृद्धि करती हैं। घास तथा नारियल के पौधों में रेशेदार जड़तंत्र पाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके चुनाव करना है इसमें। तो ये देखते हैं सूची 1, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी क्या है? पत्ता गोभी होता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो ऑटोमेटिक पत्ती, इसमें नाम से ही पत्ता गोभी में पत्ती छिपा हुआ है। और आलू हमारा तना होता है। गाजर क्या होता है? गाजर हमारा जड़ होता है। तो ये हो जाएगा तीसरे का सी। शिमला मिर्च फल होता है। इस तरह से जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका 3, 2 और 3241। 3241 इसका सही आंसर बनेगा। तो इस तरह से देखते हैं कूट में इसका राइट आंसर बनेगा 3241। 3241 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 3241। तो यहाँ से देख सकते हैं फल में शिमला मिर्च, टमाटर, फूल में फूल गोभी, ब्रोकली, पत्तियों में पत्ता गोभी, पालक और तने के अंतर्गत आलू, गन्ना, बीज के अंतर्गत मक्का, मटर, गेहूं, चावल और जड़ के अंतर्गत गाजर और मूली, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं। मूसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मूसला जड़ें होती हैं वो कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये यहाँ पे असत्य कथन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो मूसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। ये प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। गाजर, चुकंदर, मूली, मूंगफली आदि
मूसला जड़ों के उदाहरण हैं। मूसला जड़ें तर्क रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, पिंडक जड़ों तथा श्वसन मूल के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जबकि कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल आदि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हैं। निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेल नहीं है? तो देख सकते हैं यहाँ पे डहेलिया, इसमें पूछा जा रहा है कौन सही सुमेल नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डहेलिया पुलकित जड़ों से संबंधित है, ये तो सही है। बरगद रबड़ स्तंभ मूल, ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेल नहीं है? मक्का गना अपस्तंभ मूल, ये भी सही है। आम अदरक कंदिल जड़ें, तो ये हमारा सही सुमेल नहीं है। तो इसमें पूछा है सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेल नहीं है। तो देख सकते हैं जो आम अदरक तथा हल्दी होता है यह ग्रंथिल जड़ों से संबंधित होता है, ग्रंथिल जड़ें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंदिल नहीं, ग्रंथिल जड़ें, ग्रंथिल जड़ों से संबंधित होता है। तो ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरित स्वरूप हैं, जिनमें जड़ें फूलकर मांसल हो जाती हैं। तो आइए इसका देखते हैं। आम अदरक, मैंगो, जिंगर तथा हल्दी ग्रंथिल जड़ों का उदाहरण है। ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरित स्वरूप हैं, जिनमें जड़ें फूलकर मांसल हो जाती हैं। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा वुल्फिया होता है और सबसे बड़ा रेफलेसिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, जिसे वाटरमिल अथवा डकवीड भी कहा जाता है, यह एक जलीय पौधा है जो जल पर तैरता रहता है। रेफलेसिया अर्नाल्डी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, जिसका भार लगभग 10 किलोग्राम तथा व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। इस पुष्प से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। पादप के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो तनों का विकास परांकुर से होता है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकसित करते हैं। तनों पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। उपर्युक्त सभी, इसमें पूछा सत्य कथन, तो उपर्युक्त सभी इसमें सत्य कथन हो जाएंगे। तो तना पौधे का वह भाग है जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। यह पादपों को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तने का विकास सामान्यतः भूमि के विपरीत तथा प्रकाश की ओर होता है। इस पर पर्व पर्व संधियां, वर्धिकलिकाएं तथा पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं। तनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया है: भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने तथा वायवीय तने। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, तो स्तंभ प्रतान भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रहण के कारण ये तने मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। भूमिगत तनों के रूपांतरित प्रकार एवं उनसे संबंधित पादप निम्नवत हैं: प्रकंद, हल्दी, अदरक, केला, फर्न। स्तंभकंद, आलू, डहेलिया। शल्ककंद के अंतर्गत प्याज, लहसुन और घनकंद में जिमीकंद, केसर का पौधा आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है पत्र प्रकलिका, बोल्डर। तो पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी तथा पतली संरचना वाले पादप अंग हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों का निम्नलिखित रूपों में रूपांतरण हो जाता है, जैसे पर्णकंटक, पर्णप्रतान, पर्णाभृंत हुक, शल्क, घटपर्णी, ब्लैडर वर्ट, चूसक, कंटक, पुष्पियन अंग आदि ये सभी रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष होता है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया होता है। देखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं? तो यहाँ पे पूछा विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और यहाँ पे पूछा विश्व का सबसे ऊंचा। इसमें जो कथन दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें यूकेलिप्टस है। अगर विश्व का वैसे पूछा जाए तो उसमें विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया होता है। अगर ऑप्शन में सिकोया होता तो सिकोया सही होता। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है। यह क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होता है। यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। यह क्लोरोफिल विहीन होता है। तो इसमें पूछा गया अदरक एक तना है, जड़ क्यों नहीं है? तो क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियां युक्त होता है। तो अदरक एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं, जो कि तने की प्रमुख विशेषता हैं। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है, जिसे प्रकंद कहा जाता है। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लौंग। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है, जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है, जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी।
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो जो पत्ता है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। तो घटपर्णी पिचर प्लांट अथवा निपेंथीज एक कीटभक्षी पादप है जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एवं संरचना होती है और घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीट को पचाकर पादप को पोषण, मुख्यतः प्रोटीन प्रदान करते हैं। भारत के मेघालय राज्य में निपेंथीज खासियाना नामक एक दुर्गंध प्रजाति का घटपर्णी पौधा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? तो पर्णवृंत पुष्प का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। पुष्पीय पौधों में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग निम्नवत हैं: बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। पर्णवृंत पत्ती एवं तने को जोड़ने वाली संरचना है जो पत्ती को प्रकाश में उठाए रखता है। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है, तो अधिपादप है जो पादपों का एक वर्ग नहीं है। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अनुसार पादपों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है: जलोद्भिद, मरुद्भिद, मध्योद्भिद, लवणोद्भिद। तो जलोद्भिद जलीय पादप, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। मरुद्भिद शुष्क एवं मरुस्थलीय स्थानों में उगते हैं ये। और मध्योद्भिद जो होता है यह सामान्य जलवायु में उगते हैं। लवणोद्भिद लवणीय मृदा एवं जल में उगते हैं जैसे मैंग्रोव वन। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो इसमें देखेंगे नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला जो पादप है वह क्या कहलाता है? तो वह उभयलिंगाश्रयी पादप कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो जो उभयलिंगाश्रयी होता है यह नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पौधा होता है। ऐसे पादप जिनमें नर पुष्प अर्थात पुंकेसर युक्त पुष्प तथा मादा पुष्प अर्थात स्त्री केसर वाले पुष्प दोनों एक साथ पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। उदाहरण में आम, मक्का, अंगूर आदि ये सभी उभयलिंगाश्रयी पादप होते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे पादप जिनमें एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। अधिकांश फसलें जैसे गेहूं, दलहन, तिलहन, धान आदि उभयलिंगी होते हैं। निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो सत्य एवं असत्य फलों के रूप में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फलों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: सत्य फल, असत्य फल। तो जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वे सत्य फल होते हैं जैसे आम, नींबू, नारियल आदि। तो इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के बाह्यदल पुंज, दल पुंज आदि के द्वारा होता है वे असत्य फल अथवा कूट फल कहलाते हैं जैसे सेब, अंजीर, सहतूत आदि। सरल फल का उदाहरण है तो सरल फल का उदाहरण आम और नींबू जो होते हैं ये सरल फल के उदाहरण होते हैं। फलों का मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सरल फल देखते हैं, सरल फल में क्या, जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है जैसे आम, नींबू, सेम, सरसों आदि तो उसे सरल फल कहा जाता है। पुंज फल, जब फलों का विकास एक पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसरों से होता है जैसे शरीफा, रसभरी, कमल, स्ट्रॉबेरी आदि। समग्र फल, और समग्र फल क्या होता है तो इसमें देखते हैं ये असत्य फल होते हैं। इनका निर्माण संपूर्ण पुष्पक्रम के द्वारा होता है जैसे सहतूत, अनानास, अंजीर आदि। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो वृक्षों के तने एवं शाखाओं की लंबाई में पूर्ण वृद्धि के बाद वृक्ष की छाल एवं लकड़ी के मध्य स्थित कैम्बियम नामक पतली परत सक्रिय हो जाती है जो वृक्षों की मोटाई में वृद्धि करती है। यह वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष वृक्ष की लकड़ी में एक नई परत जुड़ जाती है जो पुरानी परत से भिन्न दिखाई देती है। इन्हीं परतों को वार्षिक वलय कहा जाता है। इनकी गिनती से वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि जो वार्षिक वलय होते हैं इन वलयों से ही, जो एनुअल रिंग होते हैं इन वलयों से ही वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन है। तो हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन, इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन है, यह कथन असत्य है।
जबकि पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। सही है। पादप हार्मोन्स के 5 वर्ग हैं, ये भी सही है। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य कथन है, तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो पादप हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि, प्रजनन व उपापचय क्रियाओं को नियमित करते हैं। पादप हार्मोन्स के 5 प्रमुख वर्ग हैं: ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल और जिबरेलिन। तो ऑक्सिन नामक हार्मोन के प्रयोग से टमाटर, नींबू, संतरा, केला आदि के बीज रहित फलों का उत्पादन करने में किया जाता है। इसलिए एक जंतु हार्मोन है, इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए जैट्रोफा या रतनजोत नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी एवं संबंधित रोग। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लगभग हर एक एग्जाम में आता है। लीवेनहॉक ने किया था। तो जीवाणु की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। तपेदिक या क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः तपेदिक से प्रभावित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तपेदिक के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो यह कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है, तो यह एनाबीना है। ऑप्शन नंबर डी एनाबीना। तो साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु होता है एनाबीना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है, तो जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक करके। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके परिरक्षण करता है प्रशीतन। खाद्य पदार्थों के प्रशीतन से उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है तथा खाद्य पदार्थों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक समय तक ताजे एवं खाने योग्य बने रहते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। वर्ष 1892 में तंबाकू में मोजैक रोग के कारण ही खोज करते समय रूसी जीव वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने पहले विषाणु टोबैको मोजैक वायरस की खोज की थी। और विषाणु अत्यंत सूक्ष्म परजीवी एवं अकोशिकीय जीव हैं जिन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो उसे वायरस को माना जाता है, विषाणु को। निम्नलिखित विषाणु जनित रोगों को उनके कारक विषाणुओं से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ गलसुआ, तो यह किसकी कमी के कारण किससे होता है, तो गलसुआ इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर का 4 पैरामिक्सो वायरस के कारण गलसुआ होता है। और यहाँ पे रेबीज देखते हैं, तो रेबीज जो हो जाएगा सेकंड का रेबीज लीजा वायरस के कारण होता है। और खसरा, खसरा को यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा मीजल्स वायरस। और चेचक वेरियोला मेजर। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन सही होगा, इसमें हो जाएगा ए का 4 और बी का 1 और सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। 4 1 3 2 इसका कूट बनेगा। तो इसका कूट 4 1 3 2, यहाँ पे जो इसका कूट हमने बताया 4 1 3 2 इसका राइट आंसर होगा। तो गलसुआ पैरा, यहाँ पे देखें गलसुआ जो होता है पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से, रेबीज लीजा वायरस के संक्रमण से, खसरा मीजल्स वायरस के संक्रमण से तथा चेचक वेरियोला मेजर तथा वेरियोला माइनर नामक वायरस के संक्रमण से होता है। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है,
तो इसमें देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, काली खांसी बैसिलस पर्टुसिस से, मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी से। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस से नहीं होता। तो ये इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। कुष्ठ रोग अथवा हैंसेन रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इससे त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं तथा आंखें आदि अंग प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं मलेरिया, प्लाज्मोडियम, पायरिया, एंट अमीबा, जिंजीवलिस, अमीबी पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, निद्रा रोग, ट्राइकोमोनस बेला वेजाइनिलिस। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। जो निद्रा रोग है, निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग, यह ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर, सिर दर्द, खुजली आदि की समस्याएं होती हैं। साथ ही उसे लंबे समय तक नींद नहीं आती। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग बुचेरेरिया ब्रैंकाफ्टाई के द्वारा होता है। तो फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस रोग बुचेरेरिया ब्रैंकाफ्टाई नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। इसका वाहक क्यूलेक्स नामक मच्छर है। फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया को हाथी पांव, फील पांव आदि नामों से भी जाना जाता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण होता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण होता है। फुट एवं माउथ अर्थात खुरपका मुंहपका रोग एक संक्रामक एवं विषाणु जनित रोग है। यह उन पशुओं में होता है जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर तथा मुंह में छाले पड़ जाते हैं। स्कैबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किस के कारण होता है? तो सूक्ष्म कीट के कारण होता है। खाज अथवा स्कैबीज एक सूक्ष्म कीट सर्कोप्टेस स्कैबी के कारण होता है। यह एक 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा संघ का सूक्ष्म कीट है। स्कैबीज एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है। कौन सी औषधि एक आविष्कारक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग ने, और पोलियो का टीका जोनास साल्क ने, इन्फ्लुएंजा का टीका यह मॉरिस हिलमैन ने नहीं किया था। इस प्रकार इसका जो सुमेलन है ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू के टीके का आविष्कार जोनास साल्क तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से किया था। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित श्वसन संबंधी संक्रामण रोग है जो नाक, गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। शिशुओं को लगाया जाने वाला डीपीटी किन रोगों से रक्षा करता है? तो रोहिणी, काली खांसी तथा टिटनस से इसका रक्षा करता है डीपीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डीपीटी का टीका निम्नलिखित 3 संक्रामक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी तथा कुक्कुर खांसी, पर्टुसिस तथा टिटनस। ये तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं जिसके कारण जीवाणु निम्नलिखित हैं। रोहिणी किसके कारण होता है? तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण, काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण, टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।